गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 168 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 168 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 इसमें जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न है इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की गणना बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा रखी गई सभी संपत्तियों के कुल मूल्य से गैर निष्पादित संपत्तियों के कुल मूल्य को विभाजित करके की जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया, बड़ा स्टेटमेंट है थोड़ा। उच्च सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बैंकों की पूंजी जुटाने या निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, ग्रॉस इसको बोलते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जीएनपीए। जीएनपीए अनुपात या फिर गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। देखिए, इनकी गणना बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा रखी गई सभी संपत्तियों के कुल मूल्य से गैर निष्पादित संपत्तियों के कुल मूल्य को विभाजित करके की जाती है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और यदि बैंक या वित्तीय संस्थान का उच्च जीएनपीए अनुपात है तो उसे इन गैर निष्पादित संपत्तियों से होने वाले संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है। उच्च जीएनपीए अनुपात संस्थान की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है और पूंजी जुटाने या निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। इकोनॉमिक्स का प्रश्न था वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेगा और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते एवं सेवा शर्तें के जो अन्य नियम एवं शर्तें हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। पहला वाला करेक्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेगा। दूसरा वाला गलत है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। तो सही पूछा है, दूसरा वाला गलत है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बने रहते हैं वो। ठीक है, और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मांगदेचू जल विद्युत परियोजना, मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसमें भारत है एक। भारत के साथ कौन है? भारत के साथ है भूटान। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो हाल ही में भारत सहायता प्राप्त 720 मेगावाट मांगदेचू जल विद्युत परियोजना और कौन सी नदी पर है? ये मांगदेचू नदी पर है। इसको जो है भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया है। इस परियोजना की कल्पना जो है 2010 में की गई थी और इस परियोजना के साथ दोनों देशों ने 4 मेगा जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, भारत ने और भूटान ने। देखिए, भारत और भूटान के बीच जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग भारत को स्वच्छ विद्युत प्रदान करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का एक उदाहरण है, जो भूटान के लिए निर्यात राजस्व पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली धनु यात्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। धनु यात्रा उत्सव एक, इसका संबंध है उड़ीसा से। ठीक है,
तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव शुरू हुआ और यह देश की आज़ादी के उत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 1947-48 में बारगढ़ ओडिशा में अस्तित्व में आया। तब से इसे हर साल आयोजित किया जाता है और यह यात्रा जो है भागवत पुराण में वर्णित कंस द्वारा आयोजित धनुष समारोह को देखने के लिए भगवान कृष्ण की मथुरा यात्रा के प्रकरण से संबंधित है और यह उत्सव पौष पूर्णिमा से पहले 7 से 11 दिनों तक मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर जनवरी में पड़ता है ये। अच्छा, उड़ीसा में ही एक और त्यौहार मनाया जाता है, वो है जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है, जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी, इनमें से एक आंसर है। भारत सरकार के द्वारा सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी राज्यों और केंद्रों के बीच संबंधों की जांच करने एवं समन्वय एवं सहयोग में सुधार करने के लिए सिफारिश करने हेतु। तो डी है इसका आंसर। देखिए, सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध के रूप में भी जाना जाता है, इसको 1983 में राज्य और केंद्रों के बीच राजनीतिक व प्रशासनिक संबंधों की समीक्षा करने हेतु तथा सरकार के दो स्तरों के बीच समन्वय एवं सहयोग में सुधार हेतु सिफारिशों की संतुष्टि करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किया गया। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के संबंध में विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट को ढूंढना है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। बाध्यकारी हैं, सलाहकारी हैं। आयोग और उसके अधिकारी अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों के निर्माण और विकासात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। देखिए, बिल्कुल संवैधानिक निकाय तो है ये NCST और तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला गलत है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए इसकी सिफारिशें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, क्योंकि पहला वाला भी करेक्ट है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 से। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी, लेकिन इनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखिए, आयोग और उसके अधिकारी जनजातीय उप योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों के निर्माण और विकासात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ कौन सा इसमें करेक्ट होगा। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान तिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। देखिए, थीम भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, ये दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया, तो करेक्ट हो गया पहला। और G20 समूह की बात करें तो इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, इसको याद रखिएगा। और प्रेसिडेंसी को ट्राइका यानी पिछली, वर्तमान और आने वाली प्रेसिडेंसी द्वारा समर्थित किया जाता है और भारत की अध्यक्षता के दौरान तिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे, तो दूसरा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और यह प्रश्न UPSC सिविल सेवा 2014 में पूछा हुआ है। ये 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक यानी गैर संवैधानिक यानी वैधानिक। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 3 स्टेटमेंट, 3 अलग अलग बातें कह रहे हैं, पहला वाला गलत है, ठीक है, दूसरा वाला सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सांविधिक या वैधानिक निकाय है, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, और प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी
प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है, और यह 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत स्थापित है। तो पहला वाला गलत हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ हुआ वो। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, यानी सांविधिक निकाय है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार गठित है। तो तीसरा वाला भी सही है, क्योंकि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, और आप लाइक कर सकते हो टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मामले और उनके प्रभाव के संबंध में विचार करेंगे। देखिए, भारत जो है दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मृत्यु के मामलों में शीर्ष पर है, और कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद भी वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें हुई, और 1845 आयु वर्ग का जो भारत में वर्ग है उसके लोग कुल दुर्घटना मृत्यु के 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, यानी 60% से अधिक जो दुर्घटना होती हैं वो यही आयु वर्ग है, 18 से 45 वर्ष का। देखिए, कोविड-19 प्रतिबंध थे, लॉकडाउन था, किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी किसी विशेष कारणों को छोड़कर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब लोग बाहर निकलेंगे नहीं तो सड़कों में दुर्घटनाएं कैसे होंगी। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी पहला वाला सही है, पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है भारत, और 18 से 45 वर्ष का आयु वर्ग ही है जो भारत में 60% से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लिप्त है। तो दूसरे वाले को हटा दीजिए, मतलब जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट करेंगे हम, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सड़क यातायात दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर अपनी जान गंवाते हैं, और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 90% से अधिक मौतें जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। भारत की बात करें तो दुनिया में लगभग 11% हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक मृत्यु के साथ शीर्ष स्थान पर है भारत, और वर्ष 2001 में भारत में जो है कुल 4,12,432 सड़क हादसे हुए। ये तो ऑफिशियल है। ठीक है, आगे संख्या तो इनके ऊपर भी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा है ये। सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई और लगभग 3.8 लाख लोग घायल हुए। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग जो है वो 18 से 45 वर्ष का है, जो कुल दुर्घटना मृत्यु का लगभग 67% था। ठीक है, यानी 60% से अधिक। देखिए, वर्ष 2020 में 1.3 लाख लोगों के साथ सड़क दुर्घटनाएं पिछले एक दशक में सबसे कम थीं। ठीक है, ऐसा यात्रा प्रतिबंधों के कारण हो सकता है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में पुनौरा धाम समाचारों की सुर्खियों में था, कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? ये बिहार का है। ठीक है, ये है इसका आंसर। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिहार के नालंदा और गया जिलों का चुनाव किया, और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में लोकसभा में कहा कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंत्रालय की जो प्रसाद योजना है उसके तहत बिहार के सीतागढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, और ऐसी मान्यता है यहाँ की कि यह जो है माता सीता का जन्म हुआ था यहाँ, और इस मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? लियोनल मेसी,
काइलियन एम्बापे, बाईचुंग भूटिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको तो हटा ही दीजिए। इसका उत्तर है काइलियन एम्बापे। ठीक है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है जबकि फ्रांस जीती नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए, हाल ही में हुई फीफा वर्ल्ड कप में हुए फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड जो है फ्रांस की फुटबॉल टीम के कैप्टन काइलियन एम्बापे को दिया गया। और आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि फ्रांस फाइनल मुकाबले में हार गई और अर्जेंटीना की टीम जीत गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया गया। और गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को प्रदान किया जाता है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला? लियोनेल मेसी। और कैप्टन काइलिन एम्बापे को मिला है गोल्डन बूट अवार्ड, जो कि फ्रांस के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में लॉन्च की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, इस योजना के तहत सभी उर्वरक कंपनियों को सभी प्रकार के उर्वरक जैसे कि यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, डाई अमोनियम फॉस्फेट या एनपीके को भारत के ब्रांड नाम से बेचना होगा। ठीक है, कंपनियां केवल 1/3 उर्वरक बैग पर अपने ब्रांड लोगो, नाम या अन्य प्रासंगिक जानकारी को भारत ब्रांड के साथ बैग के शेष बचे 2/3 स्थान पर प्रधानमंत्री बीजेपी लोगों के साथ जो है विज्ञापित कर सकती है। यानी जो इसका वो होता है, जो पैकेट होता है, ठीक है, उस पैकेट के 1/3 हिस्से पर जो कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड लोगो या नाम देंगी और बाकी जो 2/3 हिस्सा बचा उस पर देगी प्रधानमंत्री बीजेपी लोगो और भारत ब्रांड का नाम। ठीक है, और ये दोनों की दोनों बातें हैं सत्य, और सी है इसका आंसर। ऐसे प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस योजना के तहत सभी उर्वरक कंपनियों को सभी प्रकार के उर्वरकों जैसे कि यूरिया, म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट या एनपीके को भारत ब्रांड नाम से बेचना होगा। ठीक है, और कंपनियां जो है कट्टे या पैकेट के 1/3 हिस्से पर अपने ब्रांड लोगो, नाम या अन्य जो प्रासंगिक जानकारी है वो देंगी। और बाकी जो बचा उस थैले का या बैग का जो 2/3 हिस्सा है या स्थान है उस पर प्रधानमंत्री बीजेपी लोगो और भारत ब्रांड को उनको प्रदर्शित करना होगा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयात कवर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2016 में पूछा भी जा चुका है। क्या है सबसे अच्छा वर्णन इसमें आयात कवर का? देखिए, यह आयात के महीनों की संख्या है जिसका भुगतान किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय भंडार द्वारा किया जा सकता है। तो डी करेक्ट है। तो आयात कवर देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार से कवर किए जा सकने वाले आयात के महीनों की संख्या है। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में बंदरगाहों के संबंध में विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, देश में या भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह यानी छोटे बंदरगाह हैं। और भारत में प्रमुख बंदरगाह शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। गैर प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों या राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह, 200 गैर प्रमुख बंदरगाह, छोटे बंदरगाह। सही है पहला स्टेटमेंट। छोटे बंदरगाह जो हैं, जो प्रमुख बंदरगाह है वो शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में। सही है। और जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य समुद्री बोर्ड और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है आंसर। तो प्रमुख बंदरगाह और गैर प्रमुख बंदरगाह, देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह या गैर प्रमुख बंदरगाह। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सभी 12 प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो कार्यात्मक हैं। प्रमुख बंदरगाह नौवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और गैर प्रमुख बंदरगाह
संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। देखिए 200 गैर प्रमुख बंदरगाहों में लगभग 65 बंदरगाह जो हैं वो कार्गो को संभाल रहे हैं, और अन्य पोर्ट सीमाएं हैं जहां कोई कार्गो नहीं संभाला जाता, और इनका उपयोग मछली पकड़ने वाले, ठीक है, जहाज़ों और छोटे घाटों द्वारा किया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें जो भारत में बंधुआ मजदूरी के प्रसार के पीछे हो सकते हैं। पुरानी गरीबी और असमानता, औपचारिक ऋण तक पहुंच का अभाव, जातिगत भेदभाव, ठीक है, तीनों ही है ये बंधुआ मजदूरी के प्रसार के पीछे भारत में। तो बंधुआ मजदूरी के प्रसार के कारण क्या क्या है भारत में? प्राचीन गरीबी और असमानता, भूमिहीनता, ठीक है, औपचारिक ऋण तक पहुंच का अभाव, और क्या क्या? अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, जातिगत भेदभाव, और क्या है? शिक्षा। ठीक है, इसको पीडीएफ से जरूर पढ़िएगा पूरा, और मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आंसर राइटिंग में या फिर एस्से राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। ब्लू कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन है, और कार्बन पृथक्करण के लिए ब्लू कार्बन महत्वपूर्ण है। भारत एक शुद्ध ब्लू कार्बन दाता है क्या? कौन सा करेक्ट है? भारत शुद्ध कार्बन दाता तो नहीं है, थर्ड को हटा दीजिए, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन है, और कार्बन पृथक्करण के लिए ब्लू कार्बन महत्वपूर्ण है। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया, तीसरा है इनकरेक्ट, क्योंकि नेचर पत्रिका में भारत को ब्लू कार्बन दाता देश के बजाय ब्लू कार्बन वेल्थ प्राप्तकर्ता देश के रूप में उल्लेखित किया गया, तो तीसरा है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। प्रोजेक्ट बाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु गूगल की सहायता कर रहा है, और इसका उद्देश्य है एआई मॉडल बनाने के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने के लिए अलग अलग भारतीय भाषाओं को कैप्चर करना। बिल्कुल प्रोजेक्ट बाणी से संबंधित ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है, और यह इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण है, और इस इवेंट की शुरुआत गूगल इंडिया प्रमुख संजय गुप्ता ने की। विभिन्न फीचर्स पर काम करने के अलावा गूगल जो है एक नए प्रोजेक्ट बाणी पर काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु गूगल की सहायता कर रहा है। देखिए इसका उद्देश्य है बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल बनाने के लिए अलग अलग भारतीय भाषाओं को कैप्चर करना, और इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी 773 जिलों से ओपन सोर्स स्पीच डेटा को स्टोर और ट्रांसक्राइब किया जाएगा। इसके अलावा मल्टी सर्च नाम का एक नया फीचर भी आ रहा है, जिससे यूज़र जो है इमेज और टेक्स्ट का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, हाल ही में सुर्खियों में रहे बेट्टा कुरुबा समुदाय के संबंध में विचार करेंगे, और कौन सा सत्य होगा इनमें से दो कथन में से? देखिए बेट्टा कुरुबा समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी के निवासी हैं, और हाल ही में कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक जो है लाया गया है। किसी के मन में सवाल तो नहीं उठ रहा कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तो कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु केरल कर्नाटक में फैली हैं। ठीक है, इसलिए सही है पहला वाला स्टेटमेंट भी। तो बेट्टा कुरुबा समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी के निवासी हैं, सही है। और हाल ही में कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाया गया है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से जो है ये एसटी में आने के लिए मांग कर रहा है, फिलहाल ये ओबीसी में है। तो हाल ही में कर्नाटक के काडू कुरुबा और बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाया गया, और इस संशोधन विधेयक से संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया जाएगा। और आपको बता दें कि यह जो समुदाय है पिछले 30 वर्षों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बेट्टा कुरुबा समुदाय की बात करें तो कर्नाटक के नीलगिरी के निवासी हैं। बेट्टा कुरुबा का अर्थ होता है पहाड़ी चरवाहा,
मुख्यतः भेड़ पालक समुदाय है ये, और इन्हें केरल और तमिलनाडु में उराली कुरमान के नाम से जाना जाता है, और भारत के अन्य राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी और रायका, राजस्थान में देवासी, हरियाणा में इनको गडरिया कहा जाता है। देखिए, आज़ादी के बाद इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वर्ष 1977 में इन्हें इस सूची से निकालकर अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर दिया गया, इसलिए ये वर्तमान में पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? हमारा साझा भविष्य, प्लास्टिक प्रदूषण का ओजोन परत पर प्रभाव, जैव विविधता के लिए ओजोन परत की उपलब्धता, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग है। ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको हटा दीजिए, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका आंसर है डी। ठीक है, देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग है। ठीक है, वैश्विक सहयोग जो कि थीम है। अब 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए विश्वव्यापी समझौता है। ठीक है, और 16 सितंबर 1992 को अस्तित्व में आया, ये अपनाया गया, और सही नहीं है ढूंढना है इसमें। देखिए, हमेशा एग्जाम हॉल में जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें ये चीज़ बोल्ड नहीं होगी कि सत्य पूछा या असत्य पूछा। ध्यान से पढ़िएगा, वरना उत्तर पूरा गलत, 1/3 ले जाएगा, पूरा 1/3। यहाँ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, इतना तो सही है, ये यहाँ गलती कर दी। ठीक है, तो गलत ही ढूंढना, और ये गलत ही अपना आंसर होगा, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, 1987 में, 92 में नहीं है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है, और 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया प्रोटोकॉल अब तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश एवं सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। और इस प्रोटोकॉल ने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है, और भारत जून 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है। तो फिलहाल ऊपर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, भारत 1992 में इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो गलत ढूंढना है, दूसरा वाला गलत है, और यही अपना आंसर है, पहला वाला करेक्ट है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा तक के लिए। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। एक पीडीएफ में 100 प्रश्न मिलेंगे आपको। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर। यह नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट होगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।